पीयूष सिंह जी हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं यूपी में ब्रीडिंग सक्सेस है या मिल्किंग सक्सेस है, मिल्किंग अच्छी है या ब्रीडिंग सक्सेस है। दोस्तों मज़ेदार सवाल है पीयूष सिंह जी का। देखें मसला ये है नहीं है कि ब्रीडिंग सक्सेस है, मसला ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी अब कम हो गई है। अब ब्रीडिंग और मिल्किंग दोनों से ही नैया पार लगेगी। मतलब फार्मर तो डेयरी चलाता है मिल्क के लिए, और ये पूछना है कि ब्रीडिंग सक्सेसफुल है कि मिल्किंग सक्सेसफुल है, मिल्क सक्सेसफुल है। काम तो फार्मर को अल्टीमेटली मिल्क के लिए करना है, उसमें दूध बेचने हैं। लेकिन अब थोड़ा समय कठिन होते जा रहे हैं। आप गाय खरीद के लाओगे, आप ब्रीडिंग नहीं करोगे, अगली नस्ल उससे ख़राब हो जाएगी, कम दूध देगी, फिर आपके गाय खरीद के लाओगे, इतने मार्जिन आपको सिस्टम दे ही नहीं रहा है कि आप बार बार गाय खरीद के लाओगे। तो आपको मिल्किंग के लिए काम करना है, लेकिन साथ में आप ब्रीडिंग करते चलिए, जिससे कि आपकी आने वाली नस्ल आपकी प्रेजेंट नस्ल से अच्छा दूध देती चली जाए दोस्तों। तो ये हो गया पीयूष सिंह जी का जवाब। मिल्किंग भी पर ध्यान देना पड़ेगा, ब्रीडिंग तो करनी पड़ेगी। पीयूष सिंह जी बच नहीं पाएंगे। पीयूष सिंह जी मेरे पहले के मित्र हैं, मैं जानता हूँ, उनके सवाल रहते हैं मनोरंजक। तो दोस्तों अगला सवाल है, पीयूष सिंह जी पूछ रहे हैं, 3 दिन पहले पूछा है इन्होंने, जर्सी गिर HF ब्रीड की खास क्वालिटी क्या होंगी, जो किसान को कौन सी ब्रीड किसान के लिए सही रहेंगी। तो दोस्तों मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ब्रीड तो सभी ठीक हैं। जर्सी के HF के अपने फ़ायदे हैं, दूध ज़्यादा देती है, गर्मी में थोड़ा रख रखाव संभालना पड़ता है। जर्सी थोड़ा बीच का रास्ता है, थोड़ा गर्मी भी हल्का कम मानेगी और दूध कम देगी, लेकिन फैट अच्छा दे देगी, तो कस्टमर संभालना थोड़ा आसान होता है जर्सी के साथ, वो फ़ायदे हुए। देसी गाय के साथ कस्टमर संभालना बहुत ही आसान है, दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन देसी गाय के साथ समस्या फिर वही आएगी कि देसी गाय का दूध अगर आप 80 रुपये से कम में बेच पाएंगे तो वाइबिलिटी नहीं आएगी। आज के डेट में देसी गाय का दूध कम होता है और हम लोग 95 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, 15 रुपये बेचने में खर्चे निकल भी जाएंगे तो भी आपके स्ट्रगल रहती है देसी गायों में। जब तक देसी गाय आपकी नस्ल, इसीलिए मैं कहता हूँ नस्ल सुधार पर हमेशा ध्यान दीजिए। आने वाले समय में नस्ल सुधर जाएगी, गाय 12 लीटर 11 लीटर वाली बढ़ के अगर 17-18 हो जाएंगी तो राहत आ जाएगी दोस्तों। तो ब्रीड सभी ठीक है। जो आप जिसका दूध आप बेच लें, आप भैंस का बेच लीजिए, आपका कस्टमर गाय का नहीं है, आपका मार्केट अगर भैंस का है तो आप गाय पाल लेंगे अपने शौक से, तो कैसे पार हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रीड वो ठीक है जिसका दूध आपसे बिक रहा हो दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, पवन रंधावा जी हैं। दोस्तों मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा, आप सभी लोग जब सवाल पूछते हैं तो हो सके तो अपना स्टेट ज़रूर लिख दिया करिए। अपना मतलब लिख दें, जैसे आप मान लीजिए सुल्तानपुर यूपी से हैं, सुल्तानपुर यूपी लिख दीजिए। मुझे थोड़ा जैसे पवन रंधावा जी हैं, मुझे नहीं पता पंजाब से हैं, कहाँ से हैं, कि रंधावा टाइटल तो पंजाब में होती है, तो खैर कोई बात नहीं। पवन रंधावा जी का सवाल है, सींग कितने दिन पर दागते हैं। तो दोस्तों देखें, सींग का टाइम फिक्स नहीं है, 20 दिन पे भी दागी जा सकती है, 25 दिन पे भी दागी जा सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे डिहॉर्निंग करने वाले, सींग दागने वाले आते हैं सज्जन, पंकज जी हमारे यहाँ करते हैं, वो पंकज जी आते हैं तो मुझे बताते हैं, या सुपरवाइज़र से बात करके जिक्र होता है कि अभी भी बछिया की सींग उनको आहट नहीं मिल रही है ठीक से, तो गलत जगह पर दगने से वो नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो हम लोग टाइम, उसका डेट नहीं फिक्स होती है, 20 से 30 दिन के बीच में दागी जाएगी। लेकिन ट्रैक्टर पास हो जाए दोस्तों, आवाज़ थोड़ा सा वो होगी। तो जी दोस्तों, तो 20 से 30 दिन के बीच में सींग दागी जानी है, रफली 25 दिन के आसपास समझ लीजिए। लेकिन जिस समय उसकी सींग आहट मिलनी चाहिए, वहाँ है कुछ, वो दागने वाले को आइडिया होती है अच्छे से, वो लगभग आइडिया लगा लेते हैं कि अभी जल्दी बुला लिया है आपने या देर कर रहे हैं, तो आपको आगे के लिए आइडिया बता देंगे, थोड़ा जल्दी बुलाया करिए, आप देर कर रहे हैं। लेकिन उस बच्चों में अलग अलग होती है दोस्तों कहानी। किसी बच्चे में 20 दिन में जागने की नौबत आ जाती है, किसी में 30 दिन तक नहीं आती है। ये है वेरिएबिलिटी दोस्तों। एक सज्जन है बारबी डिज्नी टॉयज़ करके उनका नाम लिखा हुआ है, वो पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ बछिया पैदा होती है 20 से 22 केजी की और सीमेन लेने के टाइम में 150 से 170 किलो की, तो उसमें कौन सा सीमेन पड़ेगा। देखें आप ऐसे केस में अगर आप 170 किलो की बछिया की आई कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतेंगे, और बहुत बड़े बड़े बुलों के सीमेन जिनका सायर काविंग डिस्टर्ब हो वो सीमेन नहीं यूज़ करेंगे। हल्के सायर काविंग वाले यूज़ करें, या थोड़ा बीच में जैसे एकदम से हाई जेनेटिक्स की तरफ न जाके बीच का एक बार रास्ता अपना लें, क्योंकि 150 किलो 170 किलो की बच्चे का वजन मेरे हिसाब से बहुत कम है। या तो आप नाप नहीं पा रहे हैं ठीक से, आपके पास मेरे हिसाब आइडिया लेनी पड़ेगी, आपके पास सही आइडिया है कि नहीं। मैं कहूँगा, आपको सलाह दूँगा, अगर आपके पास किसी तरह से कोई ट्रैक्टर, कोई पिकअप डाला वाला मिल जाए तो एक आध बार रख के एक बछिया को खड़ी करके उस पर जाके कांटे पे नाप आइए, आपको सही आइडिया एक बार लग जाए कि जिसको आप 150 समझ रहे हो 150 ही है कि 100 200 250 तो नहीं है कहीं।
ये भी जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे। मच्छिंद्र कोराड़े जी हैं, मेरे हिसाब से महाराष्ट्र से होंगे। वो पूछ रहे हैं सर सायर काविंग ईज की जो लिमिट है 2.2 इज़ ओनली फॉर वर्ल्ड वाइड सायर कंपनी और ऑल कंपनी लाइक ABS, NDDB, BEF एट्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है उनका कि सेक्स सेमेन हीफर फर्स्ट लैक्टेशन में मिनिमम करते हैं बिकॉज ऑफ काविंग ईज, प्लीज़ एक्सप्लेन यूज़ ऑफ सेक्स सीमेन एंड ऑल्सो अप टू विच लैक्टेशन वी कैन यूज़। देखें सायर मच्छिंद्र जी, सायर काविंग ईज जो है वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फ़ीचर है, वो सभी में होता है और सभी में वो स्टैंडर्ड 2.2 ही है आज के डेट में। जो मिड लाइन है उसके नीचे बेहतर मतलब ईजी सायर काविंग ईज, उसके नीचे उसके ऊपर टफर सायर काविंग ईज। वो किसी का भी सीमेन हो अगर उस पर डाटा है तो उसी स्टैंडर्ड से आएगा, पहली बात है। दूसरी बात है वो जो आप हीफर के बारे में पूछ रहे हैं कि सेक्स सीमेन, देखिए क्या होता है कि सेक्सिंग टेक्नोलॉजी जो होती है वो थोड़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी होती है। जब हम सेक्स सिलेक्शन करते हैं, मेल पार्ट को ख़त्म करते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो जब कंपनियां सेक्स सीमेन तैयार करती हैं तो उसको 1/10वां भाग डाइल्यूशन, क्योंकि अदरवाइज़ वो 1/10वां डाइल्यूशन ना दे नॉर्मल का, तो या देखिए 1/10वां हो सकता है, किसी का 1/8वां हो सकता है, मुझे उसका पक्का नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे जनरल आइडिया है वो 1/10वां भाग का डाइल्यूशन होता है। तो सेक्स सीमेन में आपके नंबर ऑफ स्पर्म कम है, 1/10वां भाग ही है लगभग। तो वैसे में कंसेप्शन वैसे ही टफ होता है। तो बच्चिया में आपका फर्स्ट लैक्टेशन में कंसेप्शन आ भी जाए, बाद वाले पे तो बहुत मजबूरी हो तभी ट्राई करिए अगर आपके पास बच्चिया वगैरह नहीं है। नहीं तो एक चलते हुए फार्म पे काम भर की बच्चियाँ होती हैं, उसी पे ट्राई किया जाए, उसी पर सेक्स सीमेन के रिज़ल्ट हैं, वो भी 30% के आसपास अच्छा नतीजा माना जाता है। आप 3 लगाओगे तो 1 का नतीजा मिलेगा, और अगर नॉन हीवर पे लगाओगे तो और उससे भी बुरा नतीजा निकलेगा। हो सकता है आप 5 लगाओ तो 1 निकल के आ रहा है, तो बहुत अच्छी हालत नहीं होगी दोस्तों, बहुत महंगा पड़ जाएगा वो। तो कोशिश करें कि सेक्स सीमेन हीवर पे यूज़ किया जाए। फहद कासिम जी हैं मित्र एक हमारे, वो पूछ रहे हैं मोरिंगा सहजन से कि एस ग्रीन पाउडर वो कैसा है। तो देखें दोस्तों क्या होता है कि कुछ समय पहले हम लोग देख रहे थे कि मोरिंगा का काफ़ी उसके प्रोटीन को लेके उसकी अभी भी होती है, उसकी बढ़ाई होती है, उसमें ज़रूर प्रोटीन अच्छा है। लेकिन दोस्तों क्या है, जैसे हमारे जैसे बड़े फार्म में हमने लगाया था 1 बीघा, लेकिन क्या हो रहा था कि मेरे पास उस समय की फ़ोटो भी हैं, जब हम लोग लगा रहे थे, यूज़ कर रहे थे, तो मोरिंगा की जो फसल हो रही थी उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं थी दोस्तों कि जो उसके फ़ायदे हैं उसको हमको ओवरऑल नतीजा उसका कोई बहुत मिल पाए। तो मैं उसके बदले मान लें कोई दूसरी फसल लगाता, उसमें लगाऊं अगर जो मोरिंगा के बदले थोड़ा प्रोटीन कम भी हो लेकिन उसकी फसल उसकी तिगुनी हो रही हो, तो सारा कवर अप हो जाएगा दोस्तों। एक तरफ मान लें कि मैं कोई दूसरी फसल ले रहा हूँ जिसमें 15% प्रोटीन है, मान लीजिए मोरिंगा का मुझे भूल गया है 22% प्रोटीन है, 20% है, कितना है, तो पता चला कि प्रोटीन में 2-4% का डिफरेंस मिले और फसल दुगनी तिगुनी का अंदर पड़ रहा हो, तो कहाँ सूट करेगा। बड़े फार्मों पर नहीं सूट कर रहा था दोस्तों। तो हमने वो मोरिंगा का खेत जोत के उसमें हमने दूसरा उसको अपना नॉर्मल क्रॉप लेना शुरू कर दिया दोस्तों। वैसा ही जैसा पीयूष सिंह जी ने दोस्तों अभी सवाल पूछा था, वैसा ही सवाल सुवेंदु मोहपात्रा जी हैं, ये उड़ीसा से हैं, लिख रहे हैं वेरी गुड आफ्टरनून सर, रेगुलर आपका वीडियो देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उड़ीसा से हूं और एक डेयरी फार्म खोलना चाहता हूं सर, 4-5 गाय से शुरू करना चाहता हूं, देसी गाय से करें या HF जर्सी गाय से करें, समझ में नहीं आता है। अगर HF या जर्सी गाय रखते हैं तो कितने लीटर वाली लें, प्लीज़ सजेस्ट। तो देखें दोस्तों, जैसा मैंने पीयूष सिंह जी को जवाब दिया है, गाय वही लें जिसका दूध आपसे बिक रहा हो, जिसका आपको लगता है कि देसी तभी कर सकते हैं जब देसी का दूध आपके यहाँ महंगा बिकने वाला हो। अगर 80 रुपए से नीचे बिकेगा तो देसी, मान लें 80 नहीं, कोई मित्र हमसे, देखिए क्या होता है, सारे मित्रों के हिसाब से जनरल सलाह देना अलग बात होती है, और कोई मित्र अचानक से कह देगा मैं तो 70 रुपये में बेच लेता हूँ, 75 रुपये में बेच लेता हूँ, मुझे फ़ायदा हो जाता है। हो सकता है आपके दूसरे खर्चे कम होंगे तो 70-75 में भी हो सकता है फ़ायदा हो जाए, लेकिन बात की जाती है जनरल सभी के हिसाब से जो सूट करती हूँ। आपके पास किसी मित्र के पास होता है लेबर की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़ती हो, उसको खर्चे कम पड़ते हों, वो काम करके निकाल ले जाए, 70 रुपये में भी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए। और लेकिन ये जनरल बातें ये हैं कि जहाँ HF अगर 55 रुपये का दूध बेच के पार हो सकती है, वहाँ अपने देसी गाय का दूध कम से कम 75 के ऊपर जाना पड़ेगा तभी पार हो पाएगी दोस्तों। तो जिसका दूध बिक रहा हो, ठीक से बिक रहा हो, उसी के हिसाब से गाय पाली जाए। और जहाँ तक जर्सी और HF की बात है, HF की बात मैं करूँ कितने लीटर वाली, मैं कहूँगा 25 लीटर के ऊपर की HF रखनी चाहिए,
क्योंकि एकदम से मैं कहूँ 35 लीटर 30 लीटर के ऊपर HF रखनी चाहिए, तो उसमें फार्मर फंस जाएगा, हमारा नया किसान वो संभलेगी नहीं उससे। तो 25 लीटर प्लस से शुरू करें आने वाले समय में। दोस्तों एक सवाल है, प्रीतम क्षेत्रपाल जी हैं, सर थैंक यू वेरी मच, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ब्रीडिंग, हाउ टू इंक्रीज द प्योरिटी ऑफ कैटल, एक्जॉटिक कैटल के ब्रीड के बारे में बात कर रहे हैं ये, एंड हाउ मच प्योरिटी वी शुड अचीव सो दैट वी कैन गेट ऑप्टिमम रिजल्ट फ्रॉम आवर कैटल इन आवर क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट। प्रीतम क्षेत्रपाल जी हैं मित्र अपने एक, वो उनका कहने का है कि अपने जो हमारे पशु हैं उनकी अच्छे सीमेन के द्वारा हम कैसे उनकी जेनेटिक प्योरिटी को बढ़ावें और कितनी प्योरिटी हम लोग को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे बेहतर नतीजा ले सकें। तो देखें प्रीतम क्षेत्रपाल जी, मसला क्या है मित्र कि अभी तो हम लोग पंजाब की बात छोड़ रहा हूँ, हम लोग अपने लेवल पे बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ यूपी में कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि अभी तो हमारे पास ये सवाल नहीं है, अभी तो हमारे पास ये है कि भाई पहले तो बेहतर किया जाए, और उसके बाद क्या होता है देखें कि जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज के अलावा एक मैं हमें देखिए आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा जो बातें करता हूँ वो बातें करता हूँ एक हमारा जो सोच है वो ये है कि प्रैक्टिकली क्या सबसे ज़्यादा हमारे फार्मर के लिए हित में है। देखिए क्या होता है कि जैसे हम जेनेटिक प्योरिटी की आप जब बात कर रहे हैं तो आप बात चाहते होंगे, बात ऐसी होगी कितने परसेंट वो HF हो जाए, कितने परसेंट 75% HF हो जाए, 90% HF हो जाए। देखिए क्या होता है मित्र कि जब आप फार्म करेंगे तो या कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सेम प्योरिटी, मान लीजिए 75% या मान लीजिए 90% की बात कर लें, 80% की बात कर लें, सेम प्योरिटी के दो पशु अलग अलग तरह से गर्मी में व्यवहार करते हैं। आपका एक पशु होगा जो गर्मी में हो सकता है कि देखिए आपने नापा तो नहीं है, लेकिन जैसा आपने जेनेटिक्स चेंज करने की कोशिश की है उस प्रक्रिया में सभी एक साथ ही चेंज कर रहे हैं और एक ही टाइप की गाय से बदल के सब आए हैं। तो दो अलग अलग पशुओं की जेनेटिक परसेंटेज HF का प्योरिटी का एक ही हो सकता है, लेकिन उनका गर्मी के लिए रिस्पांस अलग अलग है। गाय बहुत हाँफती है। तो देखिए क्या होता है, धीरे धीरे हम लोगों को अपना हर्ड वैसा करना चाहिए जिसमें रिसिलियंस कहें, आप इंग्लिश में लिखा है आपने, समझे, रिसिलियंस मतलब उसको सहने की क्षमता बेहतर हो, वो उसको बेहतर एडजस्ट कर सकता है उस गर्मी से, वो पशु अपने पास रखें। परसेंटेज के अलावा ये भी मसला है कि हम जो पशु चूज़ कर रहे हैं अपने पास धीरे धीरे अपने हर्ड में, वो वैसे हों जिनको गर्मी सहने की क्षमता बेहतर हो। परसेंटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी इंडिविजुअल एडेप्टेबिलिटी, कैसे वो गर्मी से एडजस्ट करते हैं। तो आशा हो मित्र आप समझ रहे होंगे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलें और जो पशु बेहतर एडजस्ट करते नज़र आ रहे हैं उनको हर्ड में रखते चलें और धीरे धीरे वो आपका हर्ड को इम्प्रूव कर देंगे, हर्ड को गर्मी में बेहतर मैनेज करने में। और एक लिमिट तो ज़रूर ऐसी आएगी जब आपको लगेगा कि अब हम और बेहतर से बेहतर सीमेन लगाएंगे तो फिर आप थोड़ा देखें, अभी तक मेरे पास वो न सवाल आया है ना उसका कोई बहुत बेहतर जवाब है। जब मेरे पास समस्या आती है तो मैं पढ़ी वाली बात समझी वाली बात से ज़्यादा जो मैं कर चुका होता हूँ उस पर बारे में बात करना मुझे ठीक लगता है। तो मेरे पास अभी सवाल आया नहीं है, मैं तो अभी प्रयास कर रहा हूँ पहले जेनेटिक्स थोड़ा बेहतर हो जाए, उसके बाद फिर आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि हमारे सेम जेनेटिक्स में पशुओं का रिस्पॉन्स अलग है। तो मेरी अप्रोच ये है कि हर्ड जो है बेहतर अडेप्टेबिलिटी वाले पशुओं से बढ़े अपना हमारा। तो आशा है ये मैं अपना क्लियर कर पाया होऊंगा। तो मेरे पास अभी लग रहा है शायद जितने सवाल थे मैंने लगभग कवर करने की कोशिश की है। कुछ एक मैं देख लूँगा आराम से बैठ के दोस्तों, ज़्यादा बैठ के मैं समय बर्बाद आपका नहीं कर रहा हूँ, मैं देख लूँ कुछ छूट रहा होगा तो मैं उसको आगे वीडियो में फिर जिक्र कर लूँगा। तो आप लोग मुझे मित्रों ज़रा फीडबैक दीजिएगा कि ये तरीका कैसा है, ये ठीक है। मैं इस तरह सवाल जवाब लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके जो अलग अलग टॉपिक पे वीडियो कर रहा हूँ उसको ढीला कर दूंगा। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन थोड़ा समय कम रहता है तो लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और अब इतना मैं कैसे लिख पाता, एक लाइन के जवाब बहुत से लोगों के नहीं है मित्रों के हमारे, तो मुश्किल पड़ जाएगी मुझे। तो मैं ऐसे सवाल जो है जिनका जवाब लंबा है मैं आपके लिए इसी तरह से ले आने की कोशिश करूँगा। आपको अगर ये ठीक लगेगा तो फीडबैक दीजिएगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। और अगर कुछ मित्रों को ठीक लगता है, कुछ मित्रों को नहीं ठीक लगता है, तो मैं ठीक लगने वाले मित्रों के साथ चलूँगा। और जिन मित्रों को पूरा मज़ा नहीं इसमें आ रहा है तो वो मित्र इसको थोड़ा कम देख लेंगे और क्या है। तो हो सकता है जो नए मित्र हैं उन्हें फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि देखें मित्र मैं सवाल वही लेके आता हूँ जो कॉमन रेलिवेंस के हों, जो सबको जिसका फ़ायदा मिल सके। बाकी सवाल मैं वहीं छोड़ दूँगा या उनका जवाब वहीं दे दूँगा। तो देखते हैं दोस्तों, आप बताइए, हमें फीडबैक दीजिएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और जैसा भी हो हम आगे बात करते हैं। थैंक यू दोस्तों।